क्या हाल है साथियों, मैं विकास कुमार आप लोग के अपने ट्रस्ट चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं 31 जुलाई का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। ठीक, ये थोड़ा लेट हो गया है वीडियो, बट कोई बात नहीं, वीडियो आएगा जरूर, कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। यहाँ पे आपको ये करंट अफेयर की पीडीएफ और एमसीक्यू की पीडीएफ और कई सारे नोटिफिकेशन जो हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे अगर आप जुड़ जाओगे, एकदम फ्री है, तो उस पर आसानी से मिल जाया करेगा। यूट्यूब कई बार क्या है कि नोटिफिकेशन नहीं देता है, तो आप तक वीडियो भी नहीं पहुंच पाते हैं इसलिए। ठीक, क्योंकि हम लोग मार्केटिंग के लिए लाखों रुपया तो देते नहीं है, ये वाली बात है। और यहाँ पे हमारे जो पेड कोर्सेज चल रहे हैं यूपीएससी और यूपीपीएससी के लिए 2022 मेंस, 2023 का जो है प्रीलिम्स कम मेंस, वो 15 महीने से ज़्यादा का जो है पूरा पेड ग्रुप है। बिल्कुल स्क्रैच से, मतलब जड़ से फल तक वाला वीडियो, मतलब पूरा कोर्स है वो। उसको अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो फिर आपको और कुछ, मतलब कहीं पे कुछ भी देखने की जरूरत नहीं, इसमें सब कुछ है पूरा। मतलब डेली के हिसाब से मतलब उसमें काम करते हैं, डेली स्टडी प्लान है उसमें, डेली आपका जो है इवैल्यूएशन, लाइव डाउट डिस्कशन होता है। हम लोग सुबह एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, फिर जो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होती है वहाँ पर। ठीक, रोज़ जो है कुछ ना कुछ क्वेश्चन वहाँ पे दिए जाते हैं, और फिर आखिरी में लाइव डाउट डिस्कशन, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूरा इंटरेक्शन जो है 1 to 1 होता है पर्सनल लेवल पे, जैसा कि कहीं भी नहीं हो रहा है। ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ, कहीं नहीं हो रहा है। वहाँ पे सिर्फ सेल है, और सेल के बाद जो है बिल्कुल फेल है। ठीक, यहाँ पे सेल भी है, और यहाँ पे जो है आफ्टर सेल सर्विसेज भी हैं। तो ये समझना जरूरी है। व्यापारियों से सावधान रहें, शिक्षकों के पास जाएं जिन्होंने खुद भी पेपर दे के निकाला हुआ है। और अगर आप लोगों को फिर भी कोई जानकारी चाहिए, 9650347272 ये हमारा नंबर है, इस पर आप हमसे बात कर सकते हैं। ठीक, डेली मेंस, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, करंट अफेयर प्लस डाउट डिस्कशन। और सिर्फ एक ऐसा भी जो है ग्रुप है जिसमें सिर्फ डाउट डिस्कशन है। मान लीजिए कई बार क्या होता है, कई लोग फंसे हुए हैं, उनको कोई वहाँ पे उन्होंने एडमिशन ले लिया, बट कोई भी डाउट डिस्कशन क्या बात करने को नहीं मिलता है, या फिर वो बताना भी चाहते हैं, मिलना भी चाहते हैं। अगर मिलेंगे, बात करेंगे, तो भैया पोल खुल जाएगी। तो आप वाला ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। 9650347272 इसका मेन नंबर है। देखिए, आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और 10 स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में। वो हैं ये सारे, जिनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से। तो देखिए क्या है कि पहला टॉपिक है हमारा न्यू नॉर्म्स फॉर मिशन वात्सल्य। अब देखो इसमें क्या है, वात्सल्य जो स्कीम है वो कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, नवजात शिशु, जिनको किसी कारणवश या जो भी समझ लीजिए, उनके माँ बाप छोड़ के चले जाते हैं, अबेंडन करके चले जाते हैं। ठीक, ऐसा स्थिति है, सब लोग को पता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऐसा बहुत होता रहता है। तो जो इस तरीके के बच्चे हैं जिनको लोग ने छोड़ दिया, मतलब कई बार ऐसा होता है कि लड़कियां पैदा हुई तो आपने सुना होगा कि उनको उनकी हत्या कर देते हैं बचपन में ही, या फिर भ्रूण हत्या हो जाती है पैदा होने से पहले ही, या फिर पैदा हो गई फिर उसके बाद हो सकता है वो इतना कलेजा नहीं उठा पाता कि उनको मार दें, या जो भी है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, गरीबी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उस केस में वो लोग क्या है कि वो बेचारे छोड़ के चले जाते हैं वहाँ से। ठीक है, छोड़ के चले जाते हैं। माँ बाप के लिए अपने बच्चों को इस तरीके से छोड़ देना मेरे ख्याल से इससे बड़ा बहुत ही मतलब टफ काम होता होगा, बट ऐसा सच्चाई है। तो ऐसे लोग को भी गवर्नमेंट सहारा दे रही है, और इसके लिए मिशन है, मिशन वात्सल्य। इसमें इस तरीके के जो अबेंडेंट बच्चे हैं उनका ख्याल रखा जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की ये स्कीम है एक तरीके से, और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होता है कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ पैसा देती है और स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ पैसा देती है, तो इस तरीके से चलता है ये। और इसमें अगर आप देखोगे 4000 रुपये की मंथली ग्रांट दिया जाता है इसमें। नॉन इंस्टीट्यूशनल, गैर संस्थागत केयर दिया जाता है इसमें, फॉस्टर केयर, किंगशिप और उस तरीके का। और एक हेल्पलाइन सर्विस भी है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में जो आया था उसके अंतर्गत स्टेट और डिस्ट्रिक्ट प्रोवाइड में करी आती है 24/7 हेल्पलाइन सर्विस भी। ठीक, और इसमें जो स्कीम है ये मिशन वात्सल्य स्कीम, इसमें ये कोशिश की जा रही है कि हर डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाने वाली स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी होती है। उसमें ये होता है कि जो इस तरीके के बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं, या फिर कोई ऑर्फन है, अनाथ है, यतीम बच्चा है, तो उसको अडॉप्ट कराने के लिए कई लोग होते हैं जो इनके, मतलब मान लीजिए जो पेरेंट्स हैं, मतलब जो लोग हैं, दंपति हैं, उनके बच्चे नहीं होते हैं, या फिर बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट के द्वारा ऐसी स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसियां चलाई जाती हैं। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं, विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी। तो
वो लोग वहाँ पर एक क्रैडल बेबी रिसेप्शन सेंटर बनाना चाहते हैं, क्रैडल बेबी रिसेप्शन सेंटर। और वहाँ पे इस तरह के बच्चों को जो है अडॉप्शन कराने में मदद कराई जाएगी मिशन वत्सल के अंतर्गत। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। और अब मेरे ख्याल से वत्सल अगर आएगा तो आपको वो कंफ्यूज नहीं कर पाएंगे किससे संबंधित है, अडॉप्शन संबंधित है, मतलब जो एबेंडन बच्चे हैं उनसे संबंधित है। अगला टॉपिक है, देखिए 29 जुलाई को होता है वर्ल्ड टाइगर डे। वर्ल्ड टाइगर डे, टाइगर की हिंदी बाघ होती है, शेर नहीं होता है। इंटरव्यू में क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, ठीक है। वो पूछते हैं अच्छा बताइए टाइगर की हिंदी क्या होती है, तो कहते हैं सर शेर, शेर है सर, हम भी शेर हैं वो भी शेर है। तो शेर नहीं, बाघ होता है, ठीक है। तो 29 जुलाई को जो है आपका विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। और ये पहली बार 2010 में जब सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में है, वहाँ पे टाइगर समिट हुई थी, तब इसको जो है ये दिन 29 जुलाई को ही हुआ था। तो उसको टाइगर डे की तरह मनाने की जो है बात करी गई थी, तो वही बनाया जा रहा है। इस बार का जो थीम है वो थीम ये है कि इंडिया लॉन्चेस प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन, ये थीम है, ठीक है। क्या है, इंडिया लॉन्चेस प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन। तो प्रोजेक्ट टाइगर इंडिया में कब आया था, 1973 में आया था। तो वो इस बार का थीम है 2022 का। और 2022 ही वो साल था जब ये बताया गया था कि दुनिया में जो भी टाइगर पॉपुलेशन है उसको हमें डबल करना है। 2018 में भारत में जो सेंसस हुआ था, टाइगर्स की जनगणना हुई थी, लास्ट वही हुई थी, चौथी थी शायद जहाँ तक है, फोर्थ। तो उसमें भारत में 2967 टाइगर जो है कैलकुलेट किए गए हैं। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, ये थोड़े फैक्ट्स हैं जो इसमें पीडीएफ में नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता जा रहा हूँ। अच्छा, ये पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, एकदम फ्री है, ठीक। लेकिन इसके अलावा जो मैं वैल्यू एडिशन कराता हूँ उसको आप लिख लिया करिए, उसको लिख लिया करिए, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी आने वाले हैं। तो अभी देखिए टाइगर डे था, तो सेलिब्रेशन हो रहे थे चंद्रपुर फॉरेस्ट एकेडमी महाराष्ट्र में। तो वहाँ पे पर्यावरण मंत्रालय मंत्री जो हैं वो गए हुए थे, और उन्होंने टडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, ठीक। भारत में टाइगर रिजर्व कितने हैं इस समय? इस समय भारत में 52 टाइगर रिजर्व हैं। और आखिरी टाइगर रिजर्व जो है राजस्थान का, ये रामगढ़ विषधारी को बनाया गया है, ये चीज़ याद रखिएगा। टाइगर रिजर्व तो कोई इस टाइप के जो होती हैं चीज़ें, तो उसमें देखा करो टाइगर रिजर्व है क्या, व्हाट, क्यों बनाया गया, ठीक। सबसे नॉर्थ में कौन सा है, सबसे साउथ में कौन सा है, सबसे वेस्ट में, सबसे ईस्ट में कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, ठीक। इस तरीके से जो है टाइगर रिजर्व का बता सकते हो। सबसे ज़्यादा किस स्टेट में, सबसे कम किस में है, या फिर कहाँ जहाँ पे है ही नहीं। यूपी की तैयारी करो तो भैया यूपी में कौन कौन से, जैसे अमनगढ़ है, ठीक, किशनपुर है, किशनपुर आपका टाइगर रिजर्व है। तो इस तरीके से याद करो, या फिर जो है आप लोग बताओगे तो मैं वीडियो बना दूंगा। ये सारे वीडियो खैर मिलेंगे, चिंता मत करो। मैं अभी बहुत जल्द आप लोगों को बायोस्फीयर रिजर्व का बिल्कुल अपडेटेड वीडियो देने वाला हूँ। और अभी जो है रामसार साइट जो 54 हो गई उसका भी कंटेंट बना रहा हूँ, और जल्दी ही उसका ही वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। पूरा अपडेटेड मिलेगा, एक एक चीज़। यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपको यहाँ पर हमारे साथ ना मिले, बिल्कुल अपडेटेड प्रूफ रीडिंग के साथ में, ठीक। कोई यहाँ पे जो है घोटालाबाजी नहीं है, कोई मनी कलेक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है आपका। 1973 में 9 थे, अब 52 हो गए भारत में पूरे टाइगर रिजर्व्स, ठीक ठीक। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी इसमें। अगला टॉपिक है हमारा एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। अब देखो इसमें बताया जा रहा है कि शब्दों को समझो, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, मतलब फंड एक तरीके से समझ लो गुल्लक है जिसमें पैसे हैं। उन पैसों से एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी अवसंरचनाएं हैं, जैसे कि आपका मार्केटिंग के लिए, विपणन के लिए कोई मान लीजिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, ठीक, तो उसके लिए भी इसमें फाइनेंसिंग की जाएगी, लोन दिया जाएगा, लोन दिया जाएगा। मान लीजिए कोई आप प्रसंस्करण करना चाहते हो, प्रोसेसिंग करना चाहते हो, ठीक, तो उसके लिए भी लोन दिया जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखें कॉर्पस 1,00,000 करोड़ का रखा गया है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी स्वयं सहायता समूह, और पीएसी, ठीक, आपका ये प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ होती हैं। यूपीएससी ने इसके बारे में इस बार जो है प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लिया था। तो ये ऐसे ही नहीं होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्टअप। तो ये अगर कोई फार्म से संबंधित, कृषि संबंधित कोई प्रसंस्करण करना चाहते हैं तो उन एक्टिविटीज़ के लिए भी यहाँ पे लोन मिल जाएगा, ठीक। डेब्ट फाइनेंसिंग की जाएगी। अगर आप पोस्ट हार्वेस्ट मतलब फसल की कटाई के बाद मान लीजिए कोई मैनेजमेंट प्रबंधन करना है, स्टोरेज है, ग्रेडिंग है, वेयर हाउसेज है, ये सारी चीज़ें,
तो उसमें भी इसमें लोन मिलेगा। और अगर लोन आप टाइमली वापस करते हो तो आपको इंटरेस्ट सबवेंशन भी मिलेगा। ये मैंने आप लोग क्या बताया कि अगर मान लीजिए 1 साल का लोन था, 100 रुपये आपको देने थे, 100 रुपये आपने लोन लिए और उस पर 7 रुपये का उन्होंने ब्याज लगाया था, 1 साल का था। अगर आपने 1 साल में के बाद उसको टाइमली वापस कर दिया तो 3% का जो है गवर्नमेंट छूट देती, गवर्नमेंट देती है पैसा, आपको सिर्फ 4% देना पड़ता। तो उसको क्या बोलते हैं हम, इंटरेस्ट सबवेंशन बोलते हैं। तो इसके लिए भी उन्होंने बताया कि 2 करोड़ तक का जो है इसमें लोन दे सकते हो, 3% तक का, और मतलब आपको छूट मिल जाएगी अगर टाइमली देते हो। ठीक, मोरेटोरियम भी है फॉर रीपेमेंट। मतलब मोरेटोरियम मतलब ये है कि लोन मान लीजिए आपने ले रखा है तो कुछ समय तक के लिए ये कह दिया कि चलो ठीक है आप 6 महीने बाद दे देना। तो ये जो लिमिट थी कि 6 महीने बाद दे देना, मान लीजिए आज आपकी डेट ख़त्म हो रही थी आज, तो 6 महीने की छूट दे दी कि 6 महीने के बाद, 6 महीने के अंदर जो है या फिर 6 महीने के बाद आप जो है दे दीजिएगा या लोन वापस कर दीजिएगा। तो अब ये लिमिट बढ़ा के 2 साल कर दी गई है। ये भी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के स्कीम के अंतर्गत दिया गया है। स्कीम मोदी जी ने लॉन्च की थी अगस्त 2020 से। अभी इससे संबंधित कई सारे अवार्ड थे जो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी जो हैं उन्होंने न्यू दिल्ली में बांटे 30 जुलाई को। ठीक, वहीं बताया हुआ है आत्मनिर्भर भारत पैकेज जो है उसमें बहुत ज़्यादा ये करने वाला है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है। मीडियम से लॉन्ग टर्म इसमें क्रेडिट फैसिलिटी लोन दिया जाता है। ठीक है, और इसमें 3% का सबवेंशन है, वही सारी चीज़ें हैं। और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप और इन सबको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है। ठीक, बैंक गवर्नमेंट की गारंटी है तो लोन भी आसानी से मिल जाता है। अगला टॉपिक है कैंटोनमेंट एक्ट 2006। अब जैसे कई सारे आप लोगों ने सुने होंगे कि जैसे शहरी निकाय, एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं, वहाँ पे मेयर होते हैं। ठीक, तो इसी तरीके से कैंटोनमेंट, जिनको छावनी बोलते हैं, तो वो जो छावनी वाले एरिया होते हैं ना, वहाँ पर भी उन छावनियों को प्रशासन उस पर करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, देख रेख करने के लिए सिविक बॉडी बनाई जाती है। हालांकि कैंटोनमेंट बोर्ड आते मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत है। ठीक, लेकिन सिविक बॉडी एक बनाई जाती है जो आपका जो है वहाँ पर जैसे कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या फिर वार्ड वाले काम करते हैं ना, वैसे ही वो भी करते हैं। तो वहाँ पे वो इलेक्ट किया जाता है। कैंटोनमेंट बोर्ड में जो लोग हैं वो इलेक्ट करते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड को। ठीक, कैंटोनमेंट में जो लोग हैं वो कैंटोनमेंट बोर्ड के लोगों को चयनित करते हैं। उसमें 8 लोग जो है इलेक्ट होके आते हैं, 8 लोग का मतलब चुनाव होता है। 3 लोग जो होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के होते हैं, मतलब डिफेंस की तरफ से आते हैं। ठीक, मिलिट्री से 3 लोग हो गए, तो 8 लोग जो है आपके इलेक्ट होके आए, 3 लोग मिलिट्री से आ गए, 3 लोग आपके पदेन अधिकारी होते हैं। ठीक है, तो वो कुछ गैरिसन ऑफिसर वो होंगे ही होंगे, और एक व्यक्ति डीएम जो है नॉमिनेट करता है, नामित करता है। तो ये कैंटोनमेंट बोर्ड होता है। अब इस कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन होने होते हैं, तो अभी जो ये न्यूज़ में वो इसलिए है, और इसके लिए जो एक्ट बनाया गया कैंटोनमेंट एक्ट 2006, तो न्यूज़ में ये है कि ज़्यादा इसको और ज़्यादा जो है लोकतांत्रिक बनाना है कैंटोनमेंट बोर्ड को। तो इसके लिए जो है अभी कुछ संशोधन इसमें प्रपोज किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। 2006 वाला जो ये एक्ट है इसमें, ठीक, इंक्लूडिंग डेमोक्रेटाइजेशन बढ़ाना है, प्रत्यक्ष रूप से जो इलेक्शन है इसमें वाइस प्रेसिडेंट का भी कराना है। ठीक, ऐसा इसमें इन लोग ने बोला है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो हमारे हैं उन्होंने बताया भी है रिप्लाई में लोकसभा में। ठीक, और इसकी जब ये फाइनलाइज हो जाएगा तब कैंटोनमेंट बोर्ड के चुनाव होंगे। और इसमें कुछ एक ये भी प्रपोजल था कि कैंटोनमेंट बोर्ड, कैंटोनमेंट एरिया जो है वहाँ से कुछ पोर्शन काट के जो सिविल एरियाज़ हैं, ठीक है ना, म्यूनिसिपलिटीज़ हैं, जैसे मैंने पहले बताया आपको, नगर पालिकाएँ हैं, तो वहाँ पे जोड़ दिया जाए। तो इस पर परामर्श चल रहा है, सलाह मशवरा हो रहा है। अगर मान जाते हैं वहाँ पे तो ऐसा कर दिया जाएगा और एक यूनिफॉर्मिटी बन जाएगी कैंटोनमेंट, ये जो अमेंडमेंट है, तो सब जगह कैंटोनमेंट बोर्ड का जो इलेक्शन है वो इस तरीके से होगा। अगर यूपी और बिहार वालों के लिए अगर मैं इसमें कुछ एडिशन करना चाहूँ तो यूपी में 13 हैं, 13 जो है आपके यूपी में कैंटोनमेंट एरियाज़ हैं, और बिहार में एक है, दानापुर, पटना के बगल वाला। बाकी यूपी में अगर आप देखो तो इलाहाबाद है, आगरा आपका प्रयागराज है, आगरा है, अयोध्या भी कैंटोनमेंट छावनी है। बबीना है, ये झांसी के बगल में है, ठीक है, और बरेली है,
और झांसी भी एक अलग कैंटोनमेंट है, कानपुर, लखनऊ, फतेहगढ़, मथुरा, मेरठ, शाहजहाँपुर और वाराणसी, ये सब छावनी है जहाँ पे कैंटोनमेंट बोर्ड वाला चुनाव होता है। तो ये ऐसे याद रखना इम्पॉर्टेंट है। अगला टॉपिक है MiG-21 एयरक्राफ्ट क्रैश। तो देखो क्रैश हो जाते हैं इसमें, जो पायलट्स हैं उनको सिखाने के लिए भी कुछ ट्रेनर जो है एयरक्राफ्ट भी होते हैं। MiG-21 जो है ये हमने ख़रीदा था, किससे? रशिया से ही ख़रीदा होगा, ठीक। और उसके बाद उसको में कुछ हमने अपग्रेड करवाया तो वो फिर बाइसन हो गया था। बाइसन एक तरीके का जो है एक तरीके का सांप टाइप का होता है, अगर अफ्रीका में आपने देखा हो तो बाइसन एक बार चेक कर लेना। तो MiG-21 बाइसन एयरक्राफ्ट अभी बाड़मेर जो राजस्थान डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे क्रैश हो गया, दोनों पायलट उसमें ख़त्म हो गए। ज़्यादातर एक पूरी मूवी भी बनी थी, आप लोग ने देखी होगी शायद, रंग दे बसंती, वो इसी के ऊपर बनी थी कि हमारे यहाँ जो ये सब एयरक्राफ्ट हैं वो पुराने हैं और उसकी वजह से कई बार ऐसे जो है हादसे होते रहते हैं और जिसमें पायलट्स की जान भी चली जाती है। उनकी गलती नहीं है, वो तो वहीं उड़ाएंगे भैया जो उनके पास है। तो ये वाली चीज़ें, तो हमें एक अपग्रेडेशन करना चाहिए, एक बड़ा मुद्दा है ये, ठीक, जो हम कर भी रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत जो है डिफेंस में भी बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। तो कुछ आंकड़े हैं यहाँ पर कि पिछले 2 सालों में अगर देखें तो 5 क्रैश हुए हैं 2021 में, जो 6 क्रैश हुए हैं 2 सालों में। 2021 में 5 क्रैश हुए थे और 2022 में 1 हुआ है ये वाला। लेकिन ये फैटल ट्रेनर क्राफ्ट मतलब एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है क्योंकि इसमें 2 लोग की जान चली गई है। MiG-21 एयरक्राफ्ट जो इसके भारत में 4 स्क्वाड्रन है, हर स्क्वाड्रन में 16 से 18 जो है एयरक्राफ्ट होते हैं, ठीक। इसमें और इसमें 2 ट्रेनिंग भी तो दिलाएंगे भैया सारे जो एयरक्राफ्ट हैं, जैसे 16-18, तो उसमें 2 उन्होंने रखे हुए कि इससे हम ट्रेनिंग कराएंगे सभी की। तो ये कहाँ कहाँ पे हैं? अब देखिए इसमें से जो 4 स्क्वाड्रन है, इसमें से श्रीनगर वाला तो अभी रिटायर हो जाएगा या फिर नंबर प्लेटेड हो जाएगा। नंबर प्लेट का मतलब ये होता है कि रिटायर हो गया, ठीक। और ये IAF इंडियन एयरफोर्स की जार्गन मतलब टर्मिनोलॉजी में इस तरीके से बोलते हैं। 3 अभी भी सर्विस में है, लेकिन धीरे धीरे उनको भी रिटायर किया जा रहा है, तो अच्छी बात है और होना भी चाहिए, पुराने हो गए हैं। कई बार ऐसा नहीं है कि जो मतलब जैसे कहते हैं कि नौसिखिए पायलट थे तो उनकी वजह से क्रैश हो गया। ये एक जनरल जो है बचाव रहता था कि नौसिखिया पायलट था इसलिए करना हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार जो है फाइटर प्लेन जो ये हैं ये पुराने होने की वजह से भी कई सारी दिक्कतें आती है और ट्रेंडिंग वाले जो दिए जाते हैं ना वो थोड़े से, तो ये फेज आउट होने वाले हैं 2025 से टोटली हो जाएंगे और इनकी जगह लेगा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, जिसको किसने बनाया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया। अगला जो टॉपिक है वो इकोनॉमी से है, उसका नाम है रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। रिवैम्प्ड मतलब होता है कि पूरी मतलब नए तरीके से, ज़्यादा आधुनिक तरीके से जो है किसी चीज़ को करना, बदलाव लाना। तो डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज़ का? बिजली का। बिजली एक जगह जो है जनरेट कर दी, मान लीजिए NTPC ने जनरेट कर दी, बिजली बना ली। अब उसको घर घर तक पहुंचाना, जैसे कि आप ये पिक्चर में देख पा रहे हो, ये सब जो तार दिखते हैं ना आपको, ये हाई वोल्टेज लाइन वाली, तो ये जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण करना है बिजली जो प्रोड्यूस हो गई। तो उसके लिए वितरण जो है कई सारी कंपनियां होती हैं जिनको शॉर्ट फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज या फिर डिस्कॉम्स बोलते हैं। तो अब इनके पास में कई सारी दिक्कतें होती हैं। पहले एक उदय स्कीम भी आया था, बहुत ज़्यादा लॉसेस में होते हैं, कई बार इनका जो टैरिफ है बहुत ही कम इनको मिलता है और इसमें जो है ये भी चक्कर रहता है कि भैया जो है लॉसेस, जैसे जब ये चलती है बिजली, ठीक है ना, इन तारों में और जो है तो कई सारे लॉस हो जाता है। एटीन्यूएशन लॉसेस बोलते हैं उनको इंग्लिश में, एग्रीगेट लॉसेस एंड कमर्शियल लॉसेस बोलते हैं। कई जगह चोरी भी होती है, कई सारे टाइप के, जो हर जगह भैया चोर टाइप के लोग तो होते ही हैं, आपको पता ही है। सिर्फ वो कटिया जैसे हमारे यहाँ तो गाँव में कटिया बोलते हैं, कटिया डाल के जो है चोरी कर लेते हैं। कई लोग और भी हैं, ठीक है, चोरी करके रीब्रांडिंग भी कर देते हैं कि ये हम हैं। तो ये वाली सारी चीज़ें भी हैं। तो डिस्कॉम्स जो है उनको मनी भी, मतलब जो रेवेन्यू है वो भी इतना अच्छा नहीं मिल पा रहा है, सस्ते दामों में देना पड़ता है। जो बिजली दे भी रहे हैं वो या तो पहले लॉस उसमें हो जाता है एटीन्यूएटेड, जो मतलब डिस्टेंस ट्रेवल करने में और आपका, ठीक, और फिर चोरी भी है। साथ ही साथ आपकी जो है कई सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वो अपग्रेड करना चाहते हैं लेकिन फाइनेंशियली वाइबल नहीं है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, और जो पहले कई सारी थी ना जो ये स्कीम्स थी, उदय स्कीम थी, ये और भी यहाँ पे बता रखी है इन्होंने आपका, ये इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, उदय स्कीम, इन सबको मर्ज करके अब एक ही स्कीम बची है, RDSS, रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। और इसको अभी जो है लॉन्च कर दिया है मोदी जी ने, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आएगी।
इसका मेन देखिए उद्देश्य यही है कि जो डिस्कॉम्स हैं उनकी दक्षता और उनका जो है आपका एफिशिएंसी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, यानी कि जो संचालन वाली दक्षता है, परिचालन और क्षमता, इन सबको बढ़ाना है, सस्टेनेबिलिटी रहे पावर डिस्कॉम कंपनी। अब मतलब एक चीज़ है, एक समय के बाद ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये लोग पावर डिस्कॉम कंपनीज हट जाएं, पीछे हट जाएं कि यार छोड़े कि इतना लॉस ही हो रहा था क्यों करे। तो गवर्नमेंट इसलिए इनको थोड़ा सा रिवैम्प करके पैसा वैसा दे रही है। 2026 फाइनेंशियल ईयर तक देखें अगर आप तो 3 ट्रिलियन रुपीज़ इनको मिलेंगे 5 सालों में। 3 ट्रिलियन रुपीज़, बिलियन की बात नहीं हो रही है, मिलियन की भी नहीं, ट्रिलियन। ठीक, जिससे ये अपने आप को आधुनिकीकरण कर पाएंगे, अपने जो भी इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत कर पाएंगे। इससे इनकी रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता बढ़ेगी, गुणवत्ता बढ़ेगी। AT&C एग्रीगेट एंड टेक्निकल कमर्शियल लॉसेस कम होंगे। ACS और ARR ये सब टर्मिनोलॉजी है। ठीक, देखिए अब इसमें ये टारगेट आया, इसको आपको अपनी फैक्ट बुक में लिखना चाहिए, फैक्ट बुक में लिखना चाहिए। ये मैं तो दूंगा ही दूंगा, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं पेड वाले उनको जरूर मिलेगा। ये बना रहा हूँ, ये धीरे धीरे बनती है रोज आपको, लेकिन PDF मिल रही है, आप खुद भी बना सकते। तो इसमें जो एक टारगेट है वो ये है कि 12 से 15% तक जो ये AT&C लॉसेज होते हैं, ठीक है ना, एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेज, इसको 12 से 15% तक रिड्यूस करना है। और लॉसेस टू मतलब इतने लेवल पे रहना चाहिए, आ जाना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी लक्ष्य है कि ACS एंड ARR, एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई एंड दिस एवरेज रेवेन्यू रियलाइज्ड, तो जितनी सप्लाई कर रहे हैं उस हिसाब से राजस्व आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये जीरो हो जाए, जीरो 2024-25 तक ये एम है। ठीक, और इस स्कीम को भैया कौन करेगा, नोडल एजेंसी कौन सी है जो कार्यान्वित करेगी ग्राउंड पे, वो है REC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कंपनी है। ठीक है, और PFC ये मतलब अर्बन एरियाज में करती है। और इसका मैंडेट ये भी है कि स्मार्ट मीटर्स लगाए जाएंगे। स्मार्ट मीटर्स भारत में ये टारगेट है 250 मिलियन यानी 25 करोड़ स्मार्ट मीटर जो है 2025 तक लगाने हैं। ये भी आप अपने टारगेट वाले में लिख सकते हैं। बाकी ये सब्ज्यूम हो गए सारे जो बाकी पहले बताया। DLSA, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़, आपके संविधान में, हमारे संविधान में, भारतीय संविधान में एक आर्टिकल है। आर्टिकल किस में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। आर्टिकल का नाम है 39A, जिसमें बोला जाता है फ्री लीगल जो है, फ्री लीगल जस्टिस। इसमें बोलता है कि आपका इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। ठीक है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, फ्री लीगल एड तो आपको जरूर याद रहेगा। ठीक, तो इसमें जो है एक एक्ट बनाया गया, एक्ट में बनाया गया नालसा, नेशनल आपका जो है ये नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, NLSA। और इसके अंतर्गत ये तो नेशनल लेवल पे हो गया, फिर स्टेट लेवल पे बना, फिर इसी स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो सर्विसेज बनाई गई हैं, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़, उनकी जो है पहली बार पूरे भारत में 676 हैं। ठीक है, उन सब की मीटिंग हो रही थी, मोदी जी ने इसको संबोधित किया न्यू दिल्ली में। ठीक, फ्री लीगल एड का देखिए सिंपल सा अगर बताऊँ, मतलब राज्य नीति निर्देशक में है, ये तत्व में है, फंडामेंटल राइट नहीं है, कि जो लोग गरीब हैं, वंचित लोग हैं, जो नहीं ये एडवोकेट का, लॉयर का और जो है खर्चा झेल सकते हैं, और उनको सिर्फ कोई कोर्ट में घसीट दे और वो वहीं से हार जाए, मतलब वहाँ मतलब पैसे नहीं है तो कैसे करेंगे, तो ऐसे लोग को भी जस्टिस जो है, जस्टिस से, न्याय से वंचित ना हो पाए, इसके लिए ये एक लाया गया आर्टिकल जो है, आर्टिकल ये संशोधन लाया गया था 42वां, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। बहुत अमेंडमेंट हुए थे हमारे संविधान में, तो उसमें जो है ये जोड़ा गया था आर्टिकल नंबर 39A। ठीक है, कैपिटल ए। तो इसमें जो है ये बताया गया था कि ऐसे लोगों को जो है हम जस्टिस से वंचित नहीं कर सकते, उनकी मदद करेंगे। तो राष्ट्रीय लेवल पे 3 टियर इसमें बना था, राष्ट्रीय लेवल पे, स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल वाले ही जो कार्यान्वित करते हैं, जो भी इसमें पॉलिसीज आती हैं, फ्री लीगल एड होता है। ठीक, FLA करके याद कर लेना। पहली बार इन सब की जो मीटिंग हो रही थी, अच्छी बात है। मोदी जी यार बहुत काम करते हैं, मतलब मैं चाहे कोई भी कुछ भी कह ले, लेकिन रोज़ देखो यहाँ इनॉग्रेशन, वहाँ इनॉग्रेशन, यहाँ पहुँचे हुए, वहाँ पहुँचे हुए, कितना मतलब चलना है, मतलब कितना चलना है। और मतलब वही चीज़ें जो करता है वहीं फिर उसको वो भी मिलता है, मतलब क्रेडिट भी देना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल क्रिटिसिज्म पे ही चले जाएं, हर जगह क्रिटिकल एनालिसिस नहीं चलती है। अगला टॉपिक है आपका स्टेट लेजिस्लेचर्स, राज्य विधानमंडल। तो आप देखो राज्य विधानमंडल का मतलब ये है यहाँ पर
कि जो भी मान लीजिए स्टेट में या तो आपका विधानसभा होगी और साथ में विधान परिषद भी होगी, जैसे यूपी में कई जगहों पे विधानसभा ही है सिर्फ, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ही हैं सिर्फ। तो उनकी बैठक कितनी हो रही है, सिटिंग्स, मतलब वो लोग बैठ के डिस्कस कितना करते हैं। तो इसमें कुछ आंकड़े मैं आपको बताऊंगा और ये आंकड़े आपको जो है प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम आएंगे। तो केरला वो स्टेट है जो कोविड की वजह से, वैसे सबसे ज़्यादा सिटिंग केरला में ही होती है, मतलब वो बैठक होती है, डिस्कशन करते हैं। डेमोक्रेटिक नेशन में ये जरूरी है कि बैठें रिप्रेजेंटेटिव आके बात करें, डिस्कशन करें और फिर उसके बाद जो है उस पर डिसीजन हो, तो उसके लिए बैठना जरूरी है। तो केरला जो है लगातार कई सालों से सबसे ज़्यादा साल में बैठता है, लेकिन कोविड की वजह से वो 8वें पायदान पे पहुंच गया था, लेकिन फिर से 2021 में वो टॉप स्पॉट पे आ गया। 61 दिन की इन्होंने सिटिंग करी है, ठीक। तो यहाँ पे कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, ये PRSindia.org से लिया गया डेटा। केरला फिर से 2021 में 20 सेशन हुए, ठीक, 20 सत्र हुए और इसमें 61 बार सिटिंग हुई। उड़ीसा सेकंड नंबर पे, कर्नाटका मतलब थर्ड नंबर पे, बिहार 32वें नंबर पे। लेकिन एक विडंबना मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, अभी बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा सिटिंग तो हो रही है केरला में, लेकिन एक और चीज़ भी हो रही है। वो क्या चीज़ है वो समझते हैं। देखिए स्टेट का काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड रहा है, और वैसे भी 2016 से 19 तक, 2020 छोड़ दो क्योंकि कोविड था तो वो 8वें नंबर पे आ गए थे। वैसे उनका एवरेज 53 डेज़ वो बैठते हैं भाई साहब, ठीक है, सिटिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखो क्या है, केरला में 2021 में हाईएस्ट नंबर ऑफ सिटिंग हुई। वहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो भी है, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, ठीक है, और मतलब पॉलिटिकल पार्टी से मतलब नहीं है, मेन चीज़ है वहाँ पर सिटिंग भी सबसे ज़्यादा और डिस्कशन भी हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी पूरे इंडिया में हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्डिनेंस भी वहीं पे केरला में ही लागू किया गया। अच्छा, ऑर्डिनेंस कब लागू किए जाते हैं? और देखिए जब संसद की बात होगी तो ऑर्डिनेंस लाने के लिए आर्टिकल कौन सा है? 123, 1, 2, 3। वहीं स्टेट असेंबलीज में अगर ऑर्डिनेंस लाना है तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 213, ठीक। ऑर्डिनेंस कब लाया सकता है? जब एक या दोनों सदन में से कोई भी जो है एक नहीं है, सेशन में नहीं है, सिटिंग में नहीं हो रही है, सत्र नहीं है, तब आप ऑर्डिनेंस ला सकते हो। अब केरला सबसे ज़्यादा बैठ भी रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सबसे ज़्यादा भारत में ऑर्डिनेंस भी ला रहा है, अध्यादेश भी ला रहा है, 144 ऑर्डिनेंस। तो मतलब डिस्कशन किया भी जा रहा है और डिस्कशन बचने के लिए लॉ भी ला रहा है। तो हो सकता है भैया या तो वहाँ पे डिस्कशन जब होता है सिटिंग में, तब वहाँ डिस्कशन फेल हो जाता है तो ऑर्डिनेंस लाना पड़ता है मजबूरी में। लेकिन ये है कि ऑर्डिनेंस की भी अपनी एक सीमा होती है, और 6 हफ्ते, 6 वीक, 6 हफ्ते और 6 महीने ये मैक्सिमम लाइफ होती है ऑर्डिनेंस की। तो उसके बाद फिर वो चला जाएगा, फिर से लाना पड़ेगा। तो हो सकता है रीप्रमोलगेशन भी हो रहा हो। और मुझे याद आ रहा है DC वाधवा एक केस है, बिहार में हुआ था ये, जिसमें एक आ गया था कि रीप्रमोलगेशन नहीं करना चाहिए, ठीक। सुप्रीम कोर्ट ने शायद बताया था, DC वाधवा केस है। तो ये सारी चीज़ें जो लोग यूपी बिहार की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बता दूं कि भैया बिहार जो है 32 दिन बैठा है 2021 में, यूपी 17 दिन। यूपी 17 दिन सबसे कम भाई साहब कहाँ बैठे? अगर मतलब जहाँ पर 17 ऑफ देम 5, मतलब सबसे 10 दिन से भी कम कहाँ पे लोग बैठे हैं? तो आंध्र प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और दिल्ली है। दिल्ली में मतलब खाली लग रहा है, जनता क्लिनिक ही चल रही है, या कह सकते हैं पता नहीं क्या हो रहा है। तो बैठना तो चाहिए भैया, अगर भले ही आपके बहुत ज़्यादा नंबर्स भी हैं तब भी। अच्छा, भारत में क्या है कि पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज खुल गया है। अब बुलियन एक्सचेंज से बिल्कुल भी जो है घबराने की जरूरत नहीं, ना कोई ये सांडों का एक्सचेंज है कि बुल लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे सांड आते होंगे, एक्सचेंज होते होंगे, सांडों का एक्सचेंज, बुलियन एक्सचेंज। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर सोना और चांदी, ठीक, सोना चांदी का जो है फिजिकली एक्सचेंज होता है, खरीद फरोख्त होती है। और ये गुजरात के गिफ्ट यानी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक जो है गांधीनगर में, वहाँ पे ये मोदी जी ने लॉन्च किया। इंडिया का पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज है। इससे कुछ फ़ायदे होंगे, हम ये भी जान पाएंगे कि क्या रेट चल रहा है गोल्ड का। और हम रेट गोल्ड का जो रहता है अभी तो हम निर्भर करते हैं बाकी बाहर के लोगों के ऊपर कि वो कैसे डिसाइड करते हैं कि क्या रेट होने वाला है। अब हम खुद भी मतलब उसमें कुछ ना कुछ जो है अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे, ऐसा इसमें इन्होंने बताया है। हम इन्फ्लुएंस कर पाएंगे गोल्ड प्राइसिंग का, ठीक है, इन सेटिंग द गोल्ड प्राइसेस। और इसमें देखो ये सिर्फ गोल्ड का यहाँ फिगर नहीं, सिल्वर भी बेचा जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री जी ने NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज IFSC
इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर SGX कनेक्ट, ये सिंगापुर का एक्सचेंज है, इनके साथ में कनेक्ट के लिए भी ये भी जो है फाउंडेशन स्टोन इसका भी लॉन्च किया। कहाँ पर हेडक्वार्टर IFSCA अथॉरिटी, जिसके बारे में मैंने पीछे अभी आप लोग को पढ़ाया भी था, गिफ्ट सिटी में ये भी लॉन्च किया गया है अभी, ठीक है, मोदी जी के द्वारा। इसके अलावा कई सारे समझौता ज्ञापन हुए हैं। रेगुलेटरी अथॉरिटी सिंगापुर, लग्जमबर्ग, कतर, स्वीडन के साथ में मोदी जी की प्रेजेंस में IFSCA के साथ में, ठीक है। तो अगला टॉपिक है रोड एक्सीडेंट। देखिए रोड एक्सीडेंट अगर मैं आपको बताऊं यूपी बिहार के लोगों के लिए, यूपी में लोग रोड एक्सीडेंट से सबसे ज़्यादा मरते हैं। तो यूपी नंबर 1 है जो है सड़क दुर्घटनाओं में मौतों के लिए भी। ओवरऑल सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट कहाँ पे होते हैं, तो तमिलनाडु में होते हैं, उसमें यूपी तीसरे नंबर पे है, थोड़ा सा ये याद रखिएगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक जनरल सा आंकड़ा था जो हम लोगों ने पढ़ा भी है कई बार, 2019 तक भारत में जो ये डेथ्स थी या ये कह सकते हैं कि जो रोड एक्सीडेंट होते थे वो होते थे 4.5 लाख, ठीक है, 2019 में। अभी 1 लाख पूरा घट के 2020 में आंकड़ा 3.5 लाख हो चुका है, बस ये ध्यान रख लीजिएगा, जिसमें कि 1.3 लाख लोगों की डेथ हुई है और पहले 1.5 लोग, 1.5 लाख लोग मर जाते थे, अब 3.5 लाख लोग एक्सीडेंट के शिकार होते हैं, रोड एक्सीडेंट के 1,30,000 लोग जो है मृत्यु हो जाती है उनकी, ठीक। तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन मौतें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होती हैं, ठीक। तो ये कुछ जो है फैक्ट थे। और जो ये मार्केटिंग वाला है, जैसे मैंने आप लोग बताया 2023 वाला बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो लोग कुछ भी नहीं जानते हैं, बिल्कुल अभी जड़ पे हैं, और जो लोग ऊपर पहुंच तो गए हैं, ठीक, पेड़ की टहनी बैठे हुए हैं, लेकिन उनको फल नहीं मिल रहा है, तो जड़ से फल तक के लिए पूरी तैयारी यहाँ पे कराई जाएगी। 2023 प्रीलिम्स और मेंस दोनों की कंप्लीट तैयारी है जनरल स्टडीज से संबंधित। तो इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, और इसमें जो है आपका इंस्टॉलमेंट की भी सुविधा है, 5,000 रुपये आप जो है इनिशियल इंस्टॉलमेंट करके ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी UPPCS और UPSC पे अपना फोकस है, मेंस आंसर राइटिंग, करंट अफेयर प्लस डाउट, और सिर्फ डाउट वाला भी जो है ग्रुप है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे जो है कोई डाउट है आपको, मान लीजिए पेड ग्रुप से संबंधित, तो 9650347272 पे आप हमसे बात कर सकते हैं। ये नेट बैंकिंग, UPI, QR कोड ये सारा दिया हुआ है, पेमेंट की डिटेल्स है। और आज का जो हमारा मोटिवेशनल कोट है वो है, जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की। ये कोई कहते कि यार हम तो हमेशा बिल्कुल फर्स्ट रहते हैं, हम कभी जो है हमसे कुछ गलती होती नहीं है, तो उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की, ये समझ लो, ठीक है ना। अगर कोई ऐसा, तो आप गलती कर रहे हो ना, तो वो तभी है कि जब आप कुछ कर रहे हो। जैसे मैं कहता हूँ ग्रुप में भी अपने कि भैया आंसर लिखोगे तभी तो सुधार होगा, जब नहीं लिखोगे ना तो सुधार तो छोड़ो, आप फिर मतलब कुछ भी नहीं हो गया, फिर कहीं जहाँ थे वहाँ से भी हो सकता है पीछे हो जाओ। तो जब करोगे तभी बढ़ोगे, जब लड़ोगे तभी बढ़ोगे, जब कुछ नहीं करोगे, हथियार डाल दोगे, तो भैया खत्म है मामला, ठीक। तो जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की। तो नया करो, घबराओ नहीं, हो सकता है आप बेहतर करोगे, ठीक। तो ये चीज़ है। और देखिए ये जो ऊपर दिख रहा है, ये पंखा स्टॉप है। कई लोग कहते हैं अरे जो है ये कुछ नहीं, मेहनत नहीं लगती, बस सिंपली इतनी गर्मी में भी बिल्कुल खून पसीना सब कुछ लगा के आप लोग ले करते हैं। एक लाइक वाइक तो कर दिया करो यार, ठीक, एक लाइक कर दो, कमेंट कर दो, अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताओ, बिल्कुल कौन सी दिक्कत है, कुछ नहीं जा रहा है, आपको खाली कमेंट करना है, देखना है, शेयर करो, कम से कम एक लोग के साथ शेयर करो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे वंदे मातरम।